गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमारा शीर्षक है, टॉपिक है हमारा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमारा टॉपिक रहेगा फिलिस्तीन समस्या तथा अरब इजराइल विवाद। फिलिस्तीन समस्या तथा अरब इजराइल युद्ध। फिलिस्तीन समस्या तथा अरब इजराइल युद्ध, इस टॉपिक को, ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने आज तक जो अध्ययन किया, इससे पहले वाले वीडियो में जो अध्ययन किया वो हमने किया। इस समस्या की जड़ थी फिलिस्तीन का विभाजन और इजराइल का जन्म। पहला टॉपिक हमने किया फिलिस्तीन का विभाजन, फिलिस्तीन का विभाजन और इजराइल का जन्म, और इजराइल का जन्म। फिलिस्तीन का विभाजन और इजराइल का जन्म होने के परिणाम स्वरूप अरब इजराइल संघर्ष बनता, और अरब इजराइल संघर्ष का हमने 3 युद्धों के बारे में पढ़ा। हमारा पहला था प्रथम अरब इजराइल युद्ध। पहला हमने अध्ययन किया प्रथम अरब इजराइल युद्ध। द्वितीय था द्वितीय अरब इजराइल युद्ध, और तीसरा था हमारा तृतीय अरब इजराइल युद्ध। फिर हमारा ये यहाँ तक का जो अध्ययन है ये हमने पहले वाले वीडियो में किया। अब हमारा है चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध। चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध तथा चौथा अरब इजराइल युद्ध। चौथा अरब इजराइल युद्ध, चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध, इसकी हम बात करते हैं। चौथा अरब इजराइल युद्ध 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 1973 तक। चौथा था 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 1973 तक चला। ये युद्ध जो चला था 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 1973 तक चला। इस युद्ध में क्या हुआ था, 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र सीरियाई सैनिकों ने इजराइल पर जबरदस्त हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के मध्य चौथा युद्ध प्रारंभ हो गया 6 अक्टूबर 1973। इस बार अरब राष्ट्र सोवियत संघ के शस्त्रों से सुसज्जित थे। उनका शस्त्र भंडार भी पहले से किसी भी समय में सर्वाधिक था। इस युद्ध में मिस्र व सीरिया आगे बढ़ गए, परंतु 3 दिन बाद इजराइल भी स्वेज के पश्चिम में पहुंचने में सफल हो गया। 22 अक्टूबर को युद्ध विराम पर स्वेज के पूर्व में मिस्र की सेना का अधिकार था और स्वेज के पश्चिम में इजरायली सेना का अधिकार था। चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध के कारण क्या थे? चतुर्थ अरब इजराइल के कारण क्या थे? इसमें 6 कारण मुख्य थे। पहला कारण तो ये था इजराइल का कठोर, हदी और विस्तारवादी दृष्टि। इजराइल कठोर था, अपने आप को गर्वित समझता था कि मैं अपराज्य हूँ।
इजराइल का कठोर हड्डी और विस्तारवादी दृष्टिकोण। इजराइल इतना हड्डी था कि वो अरब के अधिग्रहित क्षेत्र जो उसने कब्जे में कर रखे थे उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अरब राष्ट्र दूसरा जो कारण था, अरब राष्ट्र शांति प्रयासों के गतिरोध को तोड़ना चाहते थे ताकि यथाशक्ति से अपने खोए हुए प्रदेश को प्राप्त कर सके। एक कारण तो यह था, इजराइल पाए हुए प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरा कारण यह था, अरब अपने खोए हुए प्रदेश को पाना चाहते थे। तीसरा, अरब राष्ट्र युद्ध द्वारा यह सिद्ध करना चाहते थे कि इजराइल अपराजय नहीं है, मिस्र कायर और पुरुषहीन नहीं है। चौथा, अरब वासियों में मनोबल पुष्ट करना था, अरब वासियों का मनोबल को मजबूत करना था और उनमें यह आत्मविश्वास पैदा करना था कि अरब के लोग कमजोर नहीं हैं। पांचवा, खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना है, क्योंकि विगत तीन युद्धों में अरब राष्ट्र हार चुके थे। इजराइल के सामने पराजय का मुख देख चुके थे। इस युद्ध में अरब राष्ट्रों ने भले ही अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुई जमीन प्राप्त नहीं कर सकी, उन्होंने अपनी जमीन तो प्राप्त नहीं की, परंतु उन्होंने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया। उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। उन्होंने कम से कम यह तो सिद्ध कर दिया कि इजराइल अपराजय नहीं है। इस बार अरबों ने मिस्र की सहायता से अपने ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया, पश्चिमी देशों को तेल बंद करने की घोषणा की, तेल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि की। इसका यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका ने युद्ध विराम हो जाने के बाद इजराइल पर दबाव डालकर दोनों पक्षों में समझौता करने के प्रयत्न किए। युद्ध विराम के बाद मिस्र और इजराइल के बीच समझौता वार्ता चलती रही। अंत में 11 नवंबर 1973 को अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर किसिंगर के 6 सूत्री समझौते पर मिस्र और इजराइल ने हस्ताक्षर किए। उनका 6 सूत्री समझौता हुआ। उसमें शर्तें कौन कौन सी थी? शर्तें ये थी कि मिस्र और इजराइल दोनों युद्ध विराम का पालन करेंगे, पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि 22 अक्टूबर को युद्ध विराम हुआ है 1973। उस युद्ध विराम की स्थिति में लौटने की तत्काल बातचीत करेंगे कि 22 अक्टूबर से पहले जब युद्ध शुरू हुआ था उस स्थिति में लौटना होगा और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान से सेनाओं की वापसी का अंग मानेंगे। तीसरा, सवेज नहर को प्रतिदिन रसद और सवेज कस्बे को प्रतिदिन रसद और दवाओं की सप्लाई की जाएगी। घायल नागरिकों को वहां से हटाया जाएगा। चौथा, सवेज नहर के पूर्वी तट जहां मिस्र की तीसरी सेना गिरी हुई थी, अवैध रूप से गैर सैनिक सप्लाई की अनुमति दी जाएगी। पांचवा, काहिरा सवेज मार्ग पर स्थित चौकियों का नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को सौंप दिया जाएगा, परंतु इजराइल अधिकारी गैर सामान की सप्लाई का निरीक्षण करेंगे। सातवां, संयुक्त राष्ट्र की निरीक्षकों की स्थापना होगी। होते ही सभी युद्धबंदी और घायल सैनिकों की अदला बदली होगी। यह समझौता अरब इजराइल के मध्य शांति दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे व्यापक समझौते के द्वार खोल दिए। देखिए, हमने चौथे संघर्ष में 2 बातें हुई कि एक तो युद्ध के कारण, दूसरा अमेरिका के सचिव द्वारा दिया गया 6 सूत्रीय समझौता। इस युद्ध के 2 रास्ते खुल गए। एक तो युद्ध का कारण संघर्ष हो गया और एक युद्ध के समझौते हुए। इस समझौते के बाद इस समझौते ने अरब और इजराइल के बीच व्यापक रास्ते खोल दिए, व्यापक समझौते के द्वार खोल दिए। अब देखिए, इसके बाद चलता है शांति वार्ताओं का। शांति वार्ताएं। इसके बाद चलता है शांति वार्ताओं का दौर, जो लगातार चलता है। शांति वार्ताओं के दौर में क्या होता है?
जो हमारा समझौता हुआ था, जिसको अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर किसिंगर ने पेश किया था, 6 सूत्रीय समझौता, उस 6 सूत्रीय समझौता ने शांति वार्ता के द्वार खोल दिए थे। जून 1974 में इजराइल और सीरिया में समझौता हो गया। 5 जून 1975 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत ने स्वेज नहर को पुनः अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए खोल दिया, जिससे स्थिति में काफी सुधार हुआ। मार्च 1975 में अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर हेनरी किसिंगर के मध्य पूर्व के देशों की यात्रा की। मध्य पूर्व शांति समझौते के लिए उन्होंने 11वीं यात्रा की। इनके प्रयासों से अरब इजराइल के बीच सिनाई प्रायद्वीप पर एक समझौता हुआ, जिसे सिनाई समझौता कहते हैं। सिनाई प्रायद्वीप पर अरब और इजराइल के बीच समझौता हुआ, जिसे हम सिनाई समझौता कहते हैं। सिनाई समझौता। इसके बाद शांति वार्ताओं में पहला जो था सिनाई समझौता था, सितंबर 1975 में। सितंबर 1975 ये क्या हुआ सिनाई समझौता? सिनाई समझौते में क्या हुआ? मिस्र और इजराइल के बीच 2 सितंबर 1975 को डॉक्टर किसिंगर अपने कूटनीतिक चातुर्य, अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर किसिंगर ने अपने कूटनीतिक चातुर्य के कारण सिनाई समझौते में सफल हुए। किसिंगर की यह कूटनीति डरकी कूटनीति कहलाती है, क्योंकि उन्होंने जुलाई को डरकी की तरह बार बार मिस्र और इजराइल की राजधानियों में 6 यात्राओं में 12 चक्कर काटे। राष्ट्रपति सादत ने कहा कि मध्य पूर्वी और मानचित्र में इजराइल को मिटाया नहीं जा सकता। सिनाई समझौता यथार्थ में स्थिति की स्वीकृति है। यह पश्चिमी एशिया के अमेरिकी कूटनीति की विजय की दर्शाता है। सोवियत संघ, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे अरब राष्ट्र इसके आलोचक रहे। इस समझौते के अनुसार क्या निश्चय किया गया? सिनाई समझौते के अनुसार क्या निश्चय किया गया, जो कि अमेरिकी विदेश सचिव डॉक्टर किसिंगर के बदौलत हुआ था। इसमें पहले जो निश्चित ये हुआ कि सिनाई पर्वतमाला के दर्रों अर्थात गिब्बी और मितला दर्रों के इर्द गिर्द 8 निगरानी चौकियां स्थापित की गई। इनमें जो 8 निगरानी चौकियां थी, उनमें 1 पर इजराइल का, 1 पर मिस्र का और 6 पर अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों का नियंत्रण स्थापित किया गया। उनका उद्देश्य किसी ओर से होने वाले आक्रमण की पूर्व सूचना दी जाए। पहला जो इसमें समझौता हुआ कि सिनाई पर्वतमाला के इर्द गिर्द 8 चौकियां स्थापित की जाए, जिसमें 1 पर इजराइल का कब्जा हो, 1 पर मिस्र का हो और 6 पर अमेरिका का। दूसरा जो समझौता ये हुआ कि अबू सदी तेल क्षेत्र पर मिस्र के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। मिस्र ने यह आश्वासन दिया कि वह इजराइल के लिए लाल सागर की नाकेबंदी नहीं करेगा। समझौते में स्वेज नहर के आवागमन पर प्रतिबंधों की भर्त्सना भी की गई। तीसरा, मिस्र ने यह आश्वासन दिया कि यदि अरब राष्ट्रों द्वारा युद्ध किया जाएगा तो वह इजराइल पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, दोनों एक दूसरे को तो न तो युद्ध की धमकी देंगे और न बल प्रयोग करेंगे। पांचवा, समझौते के एक गलियारे में यह व्यवस्था की गई जहां मिस्र, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाएं पारस्परिक सहयोग स्थापित करेंगी। इसके बाद, इस समझौते के बाद मिस्र के राष्ट्रपति सादत की यरूशलेम यात्रा 1977। इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति मिस्र के राष्ट्रपति सादत की यरूशलेम यात्रा, सादत की यरूशलेम अर्थात इजराइल यात्रा, यरूशलेम अर्थात इजराइल यात्रा 1977। इजराइल के प्रधानमंत्री बेगिन ने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत को यरूशलेम आने का नियंत्रण दिया। सादत के अतिरिक्त
बेगिन ने सीरिया के राष्ट्रपति, मुर्दान के शाह और लेबनान के राष्ट्रपति को नियंत्रण में थे। सादत ने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, वह है इजराइल नेशेड, वहाँ की संसद जो इजराइल की है उसमें 120 सदस्यों से बातचीत कर पश्चिमी एशिया के बारे में अपने दृष्टिकोण को उन्हें परिचित कराया। 19 नवंबर 1977 को राष्ट्रपति सादत ने यरूशलेम की ऐतिहासिक और साहसिक यात्रा की। यह यात्रा चांद पर प्रथम व्यक्ति के उतरने के ही समान थी। इजराइल आने वाले प्रथम अरब नेता थे सादत। मिस्र के राष्ट्रपति सादत इजराइल आने वाले प्रथम अरब नेता थे। उनकी इस यात्रा की प्रतिक्रिया स्वरूप इजराइल के 2 मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिए। लीबिया में मिस्र के राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। सीरिया के राष्ट्रपति ने सादत की यह यात्रा न करने की सलाह दी। अरब लीग के 22 सदस्यीय देशों में से सूडान, मोरक्को, ओमान ने इसकी यात्रा का समर्थन किया, यानी 19 देशों ने उस यात्रा को गलत बताया। सोवियत संघ ने सादत की इस यात्रा को साम्राज्यवाद के हाथ में बेच देने की घटना का समर्थन किया या बेचने की घटना का करार दिया। यह भी कहा गया कि इस यात्रा का ध्येय अरबों को बांट देना है। फिलिस्तीनी छापामारों ने सादत की इस यात्रा को उनकी पीठ के पीछे छुरा घोंपना बताया। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति सादत ने पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित हेतु 5 प्रस्ताव रखे। कौन कौन से 5 प्रस्ताव रखे? नंबर 1, इजराइल द्वारा अरब क्षेत्र से हटना। इसमें यरूशलेम का हिस्सा भी शामिल था, जिसे इजराइल ने 1969 में अपने राज्य में मिला लिया था। दूसरा, फिलिस्तीनियों के बुनियादी अधिकार को मान्यता प्रदान करना, जिसके लिए स्वाधीन राज्य की स्थापना के लिए दिशा में कदम उठाना। तीसरा, इस क्षेत्र के सभी देशों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से रहना, उनकी सुरक्षा की गारंटी देना। चौथा, इस क्षेत्र में प्रत्येक देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पत्र में निहित सिद्धांतों के अनुसार आचरण और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। पांचवा, इस क्षेत्र में व्यापक युद्ध स्थिति को समाप्त करने की घोषणा करना। ये था राष्ट्रपति सादत की यरूशलेम यात्रा और उसमें जो हुआ समझौता, उसकी बात। नेक्स्ट है इस्माइलिया वार्ता 1977। इस्माइलिया वार्ता 1977। इस्माइलिया वार्ता 1977। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इजरायली नेता को वास्तविकता समझने की सलाह दी और वार्ता द्वारा झगड़ा तय करने का सुझाव दिया। इस पृष्ठभूमि में 25 दिसंबर 1977 को इस्माइलिया में इजराइल के प्रधानमंत्री बेगिन मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत से मिले। इजराइल का दृष्टिकोण साम्य और उदार हुआ। उसने कुछ रियासतें देने के लिए तैयार हुआ। मिस्र ने इजराइल के अस्तित्व की मान्यता दे दी। इस दृष्टिकोण का विकास हुआ और समझौता ही युद्ध का विकल्प है। इसमें ये दृष्टिकोण का विकास हुआ कि हमारा समझौता ही युद्ध का विकल्प है, युद्ध का विकल्प नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैंप डेविड वार्ताएं और समझौता। कैंप डेविड वार्ताएं और समझौता। कैंप डेविड वार्ताएं और समझौता सितंबर 1978। सितंबर 1978।